हेलो स्टूडेंट, मैं सत्य प्रकाश गौर क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूं बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट जो कि चैप्टर नंबर 1 का सेकंड कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम है फलन, यानी फलन के प्रकार। संबंध के बारे में हमने सारी डिटेल से पढ़ा है, बहुत विस्तार से पढ़ा है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उन लेक्चरों को देखें। तो आइए चलते हैं फलन के बारे में जानते हैं। तो उससे पहले छोटी सी एक बात कर लेते हैं। अगर हमें फलन को जानना, देखो चीज़ें कैसे बनती है वो समझो पहले, कि पहले चीज़ें कैसे बन रही हैं। आपको पता है सबसे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था अपना, जिसका नाम था कृमित युग्म। क्या था बेटा इसका नाम? कृमित युग्म। कृमित युग्म से आपका बना था कार्तीय गुणन, राइट? यही बात की थी। और कार्तीय गुणन से हमने बनाया था क्या बेटा? संबंध। और संबंध से क्या बनाएंगे बेटा हम? फलन। क्या बनाएंगे? फलन। बात समझना, क्या समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। यानी हमने ऑर्डर पीरियड से बनाया था कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट से बना था हमारा संबंध, और संबंध से क्या बन रहा है? हमारा फलन बन रहा है। इस तरीके से कुछ सीरीज चल रही है। यानी हम कार्तीय गुणन के उपसमुच्चय को तो संबंध आर कहते हैं, जो संबंध द्वारा आर संबंध द्वारा संबंधित होने चाहिए, जो एक्स वाई में कृत्रिम युग्म है आपका, ये आपने पढ़ा है। और संबंध आर को ही क्या कहेंगे? हम फलन कहेंगे। कब कहेंगे ये समझना है। तो हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम छोटी सी बात करें, पहले रिवीजन कर लें, क्योंकि मैं आज ज़्यादा डिटेल में बातें नहीं करूंगा फलन को लेकर, पर मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ 11th क्लास में, क्योंकि आपने 11th क्लास में फलन के बारे में पढ़ा होगा। तो हम थोड़ी सी बात करें फलन के बारे में। किसी संबंध आर को फलन f कहेंगे या कहते हैं कब कहते हैं किसी संबंध R को फलन? कब कहते हैं? पहली बात समझना यहां पे कि जो आपका संबंध R के सेट, ऐसे कह सकते हैं, संबंध R के सेट A का प्रत्येक अवयव B के एक सेट दे रखा है जिसमें संबंध R आपका बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे कह सकते हैं, कोई सेट है आपका A जिस पर संबंध R बन रहा है। यानी हम कह सकते हैं, अब भाई A कुछ लोग हैं तो आपको पता है संबंध बनते हैं, दो में जाकर ऐसा कुछ बनता है ना? A और B मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये पहला एलिमेंट A का होता है, दूसरा एलिमेंट B का होता है, आपको पता है। संबंध R के सेट A का प्रत्येक अवयव V के आद्वितीय अवयव यानी यूनिक B के आद्वितीय अवयव के साथ प्रतिबिंब बनाता हो, और A का कोई भी अवयव खाली नहीं होना। यानी अगर मैं संबंध की बात करूं तो ये बहुत सिंपल सी परिभाषा दी है मैंने आपको, कोई घुमा फिरा के नहीं समझाया, बहुत आसानी से समझाया है। कि मैंने कहा कि संबंध R के सेट A का प्रत्येक अवयव B के आद्वितीय अवयव के साथ प्रतिबिंब बनाता हो, B के आद्वितीय अवयव के साथ प्रतिबिंब बनाता हो। यानी अगर मैं आपको फलन के बारे में समझाऊं या संबंध के बारे में समझाऊं तो आपको पता है फलन के बारे में आप जानोगे, यानी और A का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, यानी ए में कोई भी ऐसा अवयव नहीं बचना चाहिए जिसकी आदतीय यानी बी के किसी ना किसी अवयव के साथ प्रतिबिंब ना बन रहा हो या इमेज ना बन रही हो, ऐसा कोई ए में नहीं रहना चाहिए। यानी मैंने ये कहा कि पहली कंडीशन तो ये है
कि भैया मेरा ये कोई मेरे पास ये है कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है, ये कोई मेरे पास सेट ए है और ये कोई सेट मेरे पास बी है। इसमें अवयव है 1 2 3 4 5, यानी मेरे पास कोई सेट ए था, इस सेट ए में अवयवों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 और 5, राइट। और मेरे पास कोई सेट बी है, मान लो कोई सेट बी है जिसमें अवयवों की संख्या मान लेते हैं मैं ई एफ जी एच और आई है, ये मान लेता हूँ, यानी ई है, एफ है, जी है और एच है और आई है, राइट। मैंने ये कहा, पहली बात मैंने क्या कहा कि भैया ए का क्या करेगा, बी के प्रत्येक अवयव के साथ इमेज बननी चाहिए, यानी बी का ए में कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए में कोई भी अवयव खाली रहे, यानी यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप ए में ऐसे कोई खाली छोड़ दो, आप ऐसे कोई खाली छोड़ दो कि ए का कोई भी अवयव क्या कर रहा है, बी के किसी भी अवयव के साथ कोई संबंध प्रतिबिंब नहीं बना रहा या संबंध नहीं बना रहा, यानी 5 खाली रह गया, तो उस कंडीशन में ये फलन नहीं होगा। मैंने क्या कहा, ए का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, ए के प्रत्येक अवयव की प्रतिबिंब किसके साथ होना चाहिए, आई के साथ होना चाहिए, राइट। और मैंने दूसरा कहा था कि भैया आर के सेट ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव के साथ, यानी अगर एक जो है कभी एफ से संबंधित नहीं होता, यानी एक जो है वो 2 के साथ संबंध नहीं रख सकता है, एक जो है 2 के साथ संबंध नहीं रख सकता है, यानी आपको सिंगल का सिंगल से ही रखना पड़ेगा। यानी ए का अवयव जो है, सेट ए का जो अवयव है वो बी के क्या करेगा, किसी ना किसी, यानी किसी अलग, यानी अगर एक का ई से संबंध हो गया तो 2 का 3 का 4 का या 5 का या एक का किसी और के साथ संबंध नहीं हो सकता है, एक का किसी और के साथ संबंध नहीं हो सकता। यानी एक का अगर ई से हो गया तो एक का ई से ही रहना चाहिए, एक का एफ से नहीं हो सकता, एक का जी से नहीं हो सकता, एक का एच से नहीं हो सकता और एक का आपका आई से नहीं हो सकता। ऐसे ही 2 का अगर एफ से हो गया तो ई जी एच आई से नहीं हो सकता। अगर हो गया तो ये क्या संबंध तो होगा लेकिन ये फलन नहीं कहलाएगा। 2 कंडीशन है कि प्रत्येक ए का जो अवयव है बी के किसी ना किसी अवयव के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, ये निश्चित ही है, और वो भी कैसा होना चाहिए, अलग अलग अवयवों के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, एक के साथ कभी जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ए का कोई, बिल्कुल मैंने एक यूनिक सी डेफिनेशन बहुत आसानी से समझाने का प्रयत्न किया है आपको, और यही चीज है। यानी अगर मैं यहाँ पे कोई और एग्जांपल लूँ, थोड़ा सा करके ए बी सी और डी, मैंने कहा यहाँ पे मान लो 1 3 4 और 5, मैंने कहा ए का जो है ए से हो गया और एक का किससे हो गया 5 से हो गया, और बी का किससे हो गया 3 से हो गया, सी का किससे हो गया 4 से हो गया, है ना, और 4 का ही किससे हो गया, डी से हो गया। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि ये फलन होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ए का संबंध जो है वो 1 से भी और एक का संबंध किससे है, यहाँ 5 से भी है। तो एक एलिमेंट ऐसा मिल गया, एक अवयव ऐसा मिल गया सेट ए का जो कि 5 और 1 के साथ दोनों का संबंध रखता है, राइट। आप ये कहोगे सर 4 का भी तो है सी और डी के साथ। आप हमेशा याद रखना, बी का कोई भी अवयव ए के किसी भी 2 3 4 अवयवों के साथ संबंध रख सकता है, लेकिन भाई साहब ए का कोई भी अवयव बी के 2 अवयवों के साथ संबंध नहीं रख सकता है। मतलब अगर मैं उल्टा कहूँ, 3 क्या ए और बी सी और डी के साथ संबंध रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है, लेकिन ए का कोई भी अवयव संबंध नहीं रख सकता, राइट। समझ में आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है कि ए का कोई भी अवयव संबंध रखता है तो वो वहां बात क्या हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है, गलत हो जाती है, वो संबंध नहीं रहेगा। ऐसा कुछ पढ़ा था, राइट। उसके बीच में थोड़ा सा अगर मैं छोटे से टॉपिक की बात करूं, मैं यहाँ पे आपको छोटा सा टॉपिक की बात करूं, ये आपको समझ में आया, क्लियर है। अब मेरे को एक बात समझाना, आपने 2-3 टॉपिक समझे होंगे। जो सेट ए होता है इसको बोला जाता है बेटा आपका प्रांत। प्रांत मतलब इंग्लिश में बोलते उसको डोमेन। एक होता है आपका सहप्रांत, सब कुछ पढ़ाऊंगा बेटा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, कोडोमेन। एक होता है आपका परिसर। परिसर मतलब सर रेंज। अतः प्रांत क्या होता है, जो ए के जो अवयव होते हैं ना वो सभी क्या कहलाते हैं बेटा, प्रांत कहलाते हैं। 2 3 4 5। सहप्रांत क्या होता है, जो बी के जो अवयव होते हैं ना, ई एफ जी एच और ई एफ जी एच और आई, राइट। और जो आपका रेंज जा रहा होता है, रेंज मतलब कि एक का संबंध ई से, एक का संबंध 2 का संबंध एफ से, 3 का संबंध जी से, यानी ए के जितने भी अवयवों का संबंध बी के साथ होता है वही क्या कहलाते हैं, वो सभी अवयव आ जाते हैं किसमें, रेंज में। यानी ई का भी संबंध है, एफ का भी है, जी का भी है, एच का भी है और आई का भी है। यानी ई का भी है, एफ का भी है और जी का भी है
और एच का भी और आई का भी। यदि अगर मैं ऐसा करूं आई का संबंध में किसी से ना दिखाऊं, यानी आई का यहाँ के ए के किसी भी अवयव के साथ नहीं है, फॉर एग्जांपल आई खाली रह गया तो आई इसके रेंज में नहीं आएगा, परिसर में नहीं आएगा। यानी आई का प्रत्येक ए के साथ भी कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। राइट, क्लियर है। प्रांत से प्रांत और परिसर समझ में आया क्या होते हैं। यानी ए के पूरे सेट को हम क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। बी के पूरे सेट को सहप्रांत कहते हैं। और ए का जो एलिमेंट बी के किसी ना किसी एलिमेंट के जो संबंध स्थापित कर रहा है वो सभी एलिमेंट क्या कहलाएंगे, आपके रेंज या परिसर में कहलाएंगे। राइट, क्लियर है। इसके बाद चलते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा टाइप्स ऑफ फलन या संबंध के प्रकार। क्या बेटा आपका संबंध के प्रकार, यानी हम कह देंगे यहां पे अब टाइप्स ऑफ फंक्शन कह सकते हो, टाइप्स ऑफ या संबंध के वो फलन के प्रकार, सॉरी संबंध निकल जाता है बार बार, यानी हमारा है फलन के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ फंक्शन यानी फलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन या फलन के प्रकार। अब बात समझना कि फलन के प्रकार क्या होते हैं। यहाँ हमें बात करनी है बेटे दो प्रकार की, यहाँ दो टाइप्स के फलन की बात करनी है, वो समझो यहाँ पे कौन कौन से हैं। अब ध्यान से समझना, दोनों को समझा रहा हूँ मैं। आप एक है बेटा आपका जो हमें यहाँ पढ़ना है वो है वनमन, यानी वनमन फंक्शन, यानी हम कह सकते हैं एक एक ही फलन। क्या कह सकते हैं बेटा आपको, एक एक ही फलन कह सकते हैं। यहाँ क्या कह सकते हैं बेटा आपको, एक एक ही फलन कह सकते हैं, एक एक ही। दूसरा है बेटा आपका ऑन टू फंक्शन। होते तो कई टाइप के हैं, लेकिन जो हमें 12th में दिया हुआ वो क्या दिया हुआ, हमारा वनमन और ऑन टू दिए हुए हैं। यानी इसको हम कह सकते हैं अच्छादक फलन। क्या कह सकते हैं बेटा, अच्छादक फलन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, अच्छादक फलन कह सकते हैं हम। अब देखो इसको इंजेक्टिव कह सकते हैं, इसको इंजेक्टिव भी कहा जाता है। वनमन को आपको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है, इसको सर्वजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है ना। सर्वजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है, उसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। क्लियर है, ये दोनों आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार के। यार देखो अब यहाँ हम सब बात करेंगे वनमन और ऑन टू फंक्शन की बात क्या होती है। किसी संबंध आर को हम फलन कहते हैं, कब कहते हैं वो आपने सुन लिया। अब हमें यह समझना है कि वनमन और ऑन टू की बात क्या होती है। पहले ना हम समझेंगे सिंपल सी बात समझेंगे, फिर परिभाषा लिखेंगे। हम पहले समझेंगे, समझने की बात समझो। वनमन का मतलब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ना कुछ स्थान है, ये मेरे पास पहला स्थान है, ये कोई दूसरा स्थान है, ये कोई तीसरा स्थान है, सही है, और ये कोई चौथा स्थान है। ये ग्रुप कोई कौन सा है बेटा आपका, ये ग्रुप है आपका फर्स्ट, राइट। एंड नाउ यहाँ पे ग्रुप कौन सा है बेटा आपका, सेकंड, सही है। अब यहाँ पे कौन सा है, ये इसके लिए फर्स्ट स्थान हो गया, मतलब ये मैं जान सकता हूँ यहाँ पे ए, और ये कितना है बी, कोई व्यक्ति का स्थान है, ये कोई सी व्यक्ति का स्थान है, ये कोई डी व्यक्ति का स्थान है, राइट। समझ में आया। तो मानो कि फॉर एग्जांपल ये इस व्यक्ति, यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, यहाँ पे भी कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, और यहाँ पे भी कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है फर्स्ट ग्रुप में। उसी प्रकार से कुछ व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, मान लो ये फॉर एग्जांपल, और यहाँ मान लो ये, तो मान लो इसका नाम मान लो इसका ए नाम है, इसका बी नाम है, इसका सी नाम है, इसका डी नाम है, और इसका नाम क्या है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि ग्रुप ए में राम है, ये कोई शाम है,
और इसमें मान लो कि ये कोई मुकेश है और मान लो ये कोई गोपाल है, सही है। मान लो कि राम का जो संबंध है वो किसी सी व्यक्ति से है, जो आपका श्याम का जो एस का जो संबंध मान सकते हैं हम ए से हैं, थोड़ा सा मान लो तो एम यानी मुकेश का संबंध मान सकते हैं मान लो बी से है, और जो आपका गोपाल है गोपाल का संबंध किससे है, डी से है। यानी अगर एक चीज बताओ, यहाँ पर आप देख रहे हो कि प्रत्येक व्यक्ति का एक ग्रुप जो एक में जो व्यक्ति हैं, ग्रुप जो बी में जो व्यक्ति हैं, उनके सिंगल व्यक्ति से संबंध है, सिर्फ सिंगल व्यक्ति से संबंध है, आप देख पा रहे हो। यानी ग्रुप ए के व्यक्ति का संबंध जो है बी के ग्रुप के साथ, ग्रुप ए बोल सकते हो मैं इस ग्रुप फर्स्ट को, यानी ए का नाम दे दो, इस ग्रुप को बी का नाम दे दो, तो आप देख रहे हो ग्रुप ए के जितने भी व्यक्ति हैं ग्रुप बी के एक व्यक्ति के साथ ही संबंध रखते हैं, ज्यादा के साथ संबंध नहीं रखते हैं। बात समझ में आ रही नहीं, एक व्यक्ति के साथ संबंध रखते हैं। तो एक ऐसे फंक्शन जो फंक्शन की ए का प्रत्येक अवयव बी के केवल और केवल एक ही अवयव से संबंध रखेगा, वो बन कहलाएगा। यानी बन यानी एक का संबंध एक से ही होना चाहिए, एक का संबंध एक से ही होना चाहिए, ऐसा कहीं भी नहीं हो सकता है। सर ये तो आपने ही कहा था, अभी समझाया था मैं कि सर एक का फलन तो तभी कहलाएगा ना, सर आपने समझाया था कि सर एक का प्रत्येक अवयव बी के एक ही अवयव के साथ संबंध रखना चाहिए। तो इसमें भी कौन सी नई बात है सर? मैंने कहा कि मैंने ये तो कहा था, मैंने ये भी कहा था कि बी का कोई भी अवयव ए के कितने भी अवयवों के साथ संबंध रख सकता है। ए का तो नहीं रख सकता, लेकिन बी का तो रख सकता है ना। बात समझ रहे? बी का तो रख सकता है ना। तो यानी मैं कह रहा हूँ कि ए है, ये भाई इसके साथ भी रख सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी रख सकता है, इसके साथ भी, ये फलन तो कहलाएगा ना। लेकिन मैंने बनमन कह दिया, तो ए केवल एक से ही रखेगा। अब एक बी का भी कोई भी अवयव ए के कितने भी अवयवों के साथ संबंध नहीं रख सकता है। बी का भी किसके साथ रखेगा? ए के केवल एक ही अवयव के साथ संबंध रख सकता है। तो सिंपल सी गमारू भाषा में बेक भाषा समझो कि ए का प्रत्येक अवयव बी के केवल और केवल एक अवयव से ही संबंध रखना चाहिए, तो ही हम क्या कहेंगे उसको, तभी हम क्या कहेंगे उसको बनमन फंक्शन या बनमन फलन कहेंगे, एक ही फलन कहते हैं। राइट, समझ में आया? क्लियर है? अब यहाँ समझना, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कि अब मानो मैंने ये किया, मैंने यहाँ पे ग्रुप ए बनाया, इसी बात में हम बात कर रहे हैं कि ग्रुप ए की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा? ग्रुप बी की बात कर रहे हैं। राइट, ग्रुप ए की बात कर रहे हैं, ग्रुप बी की बात कर रहे हैं। यानी अब देखो मेरी बात समझो कि मैंने यहाँ कह दिया, मैंने यहाँ ग्रुप बनाया, ये मैंने मान लो अब मान लो कि मैंने दिया एस पी क्यू और आर, ये व्यक्तियों का एक समूह बनाया मैंने। यहाँ पे ये स्थान है, यहाँ पे मैंने इनको भर दिया, समझो। और उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे मान लो कि मैंने लिया GHIJ, 4 व्यक्तियों का समूह यहाँ ले लिया, या मैंने 5 व्यक्तियों का समूह यहाँ ले लिया। मान लो M, यहाँ 5 व्यक्तियों का समूह ले लिया मैंने। ये शाहरुख खान बार बार टेढ़ा बन जाता है, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये व्यक्ति है, मान लो मेरी बात समझना यहाँ पे कि अब देखो मेरी बात कि मैंने मान लो एस का संबंध किससे हो गया? एस का संबंध एस से हो गया, पी का संबंध जी से हो गया, क्यू का संबंध आई से हो गया, और आर का संबंध मान लो फॉर एग्जाम्पल जे से हो गया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे इसका तो प्रत्येक अवयव का संबंध है। यानी ये कौन सा फंक्शन होगा? ये कौन सा फंक्शन होगा? ये बनमन तो होगा। ये बनमन तो होगा या नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा, क्योंकि ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के केवल और केवल एक ही अवयव के साथ संबंधित है। लेकिन आप एक गौर से देखोगे कि बी में एम एक ऐसा व्यक्ति बच रहा है जिसका संबंध ए के किसी भी अवयव के साथ नहीं है। ए के किसी भी अवयव के साथ नहीं है। बात समझ में आ रही है कि ए के किसी भी अवयव के साथ यहाँ पर संबंध नहीं स्थापित कर पा रहा। बी में यानी एक अवयव ऐसा छूट रहा है, ऐसा रह रहा है, एक ऐसा व्यक्ति रह रहा है जो कि ए के किसी भी व्यक्ति के साथ संबंधित नहीं है। जिस केस में जब बी में कोई भी एक भी ऐसा अवयव रह गया जिसमें ए के किसी भी अवयव के साथ कोई संबंधित नहीं है, तो उस केस में वो बनमन यानी अच्छादक फलन नहीं कहा जाएगा। अच्छादक फलन कब कहा जाएगा? कि बी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए
जिसका संबंध एक एक किसी ना किसी व्यक्ति के साथ ना हो। यानी बी के प्रत्येक व्यक्ति का संबंध एक एक किसी ना किसी व्यक्ति के साथ संबंधित होना ही चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, आच्छादक यानी ऑन टू फंक्शन कहते हैं। अगर एक भी ऐसा व्यक्ति छूट गया, एक भी ऐसा व्यक्ति रह गया बी में जिसका संबंध एक किसी ना किसी के साथ नहीं है, तो वो कभी भी ऑन टू यानी आच्छादक नहीं कहलाएगा। राइट, समझ में आया आपको, क्लियर हुआ। यानी हम यहां कह देंगे केवल और ए का प्रत्येक अवयव ए का प्रत्येक अवयव यानी एक यानी प्रांत का कह सकते हैं, ए का प्रत्येक अवयव यानी मैं यहां लिख सकता हूं यानी प्रांत का, ए का प्रत्येक अवयव यानी प्रांत का बी के, बी यानी मतलब सहप्रांत, सहप्रांत के केवल और केवल भिन्न भिन्न अवयवों के साथ प्रतिबिंब बना सकता है, बनाता है। यानी ये क्या है, प्रांत है। प्रांत का प्रत्येक अवयव बी सह प्रांत के केवल और केवल भिन्न भिन्न अवयवों के साथ प्रतिबिंब बना सकता है और भिन्न भिन्न अवयवों के साथ प्रतिबिंब बनना चाहिए, ऐसे भी कह सकते हैं। तभी क्या कहलाएगा, वो एक एक फलन केवल और केवल भिन्न भिन्न अवयवों के साथ प्रतिबिंब बनाता है या बनाएगा। बनाना चाहिए ऐसे लिख दो, बनाना चाहिए तभी फलन एक एक ही होगा। कैसा होगा बेटा, तभी फलन एक एक ही होगा। राइट, यानी अगर आपको यहां दिखाई नहीं दे रहा था, मैं एक बार बोल देता हूं, प्रांत ए का प्रत्येक अवयव बी यानी सह प्रांत के केवल और केवल भिन्न भिन्न अवयवों के साथ प्रतिबिंब बनाता या बनाएगा, बनाना चाहिए, ऐसे लिख सकते हैं, अवयव के साथ प्रतिबिंब बनाना चाहिए तभी फलन एक एक ही होगा। राइट, यहां पे अगर मैं बहुत शॉर्ट में डेफिनेशन लिख रहा हूं कि बी का यानी बी यानी सह प्रांत का है ना, सह प्रांत का कोई भी अवयव ऐसा ना हो जिसका या जिसकी प्री इमेज यानी प्रतिलोम प्रतिबिंब प्री इमेज ये यानी प्रांत के अवयव के साथ ना हो। यानी बी यानी सह प्रांत का कोई भी अवयव ऐसा ना हो जिसकी प्री इमेज यानी प्रतिलोम प्रतिबिंब ए के यानी प्रांत के अवयव के साथ या ना हो। यानी प्रतिलोम प्रतिबिंब मतलब अगर मैं जी का कोई प्रतिबिंब देखो, जी का संबंध किसके साथ है, पी के साथ, तो इसको बोलते पी का संबंध जी के साथ है। मैं ऐसे पढ़ूंगा पी का संबंध जी के साथ है, यानी पी की इमेज कहाँ जा रही है, जी पर। अब मैं कहूँगा जी का संबंध किसके साथ है,
बी के साथ है, किसको क्या बोलेंगे, प्री इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्री इमेज, यानी प्रतिलोम प्रतिबिंब। यानी बी में कोई भी ऐसा अवयव नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज किसके साथ ना हो, ए के किसी ना किसी सेट के साथ ना हो। क्लियर है, समझ में आया। अगर इसको लिखना हो और तरीके से, अगर आपको ये डेफिनेशन देनी हो तो आप ऐसे भी दे सकते हो कि किसी फलन f, रफ कर दूँ, ये समझ में आ गया, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो मैंने लिखा है, मैंने बोल दिया है, वो आपने सुन लिया होगा। एक और बार बोल दिया तो 20 सह प्रांतों का कोई भी अवयव ऐसा ना हो जिसकी प्री इमेज ए यानी प्रांत के अवयव के साथ ना हो। क्लियर है, ए का प्रांत ए का प्रत्येक अवयव बी के केवल और केवल भिन्न भिन्न अवयवों के साथ प्रतिबिंब यानी बनाना चाहिए, तभी कैसा कहलाएगा, फलन एक एक होगा, यानी बन केवल एक से एक का। और यहाँ पर क्या, केवल यहाँ पर कोई भी बी में ऐसा व्यक्ति ना हो, बेचारा ऐसा ना रह जाए रूखा सूखा, जिसका संबंध किसी एक ही व्यक्ति के साथ ना बन पाए। ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर 4 शादी करने आए थे, यहाँ पर 5 लड़कियाँ हैं फॉर एग्जाम्पल, या यहाँ पर 4 लड़कियाँ हैं और ये 5 लड़के हैं। अब यहाँ चारों की तो शादी हो गई, बेचारा एक रह गया, समझ लो, एक रडुआ रह गया। अब रडुआ रह गया, तुम पता है, तुम जानते हो, अब बेचारा दुखी फील कर रहा है। तो उस केस में ये बन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। जब भी कोई भी खाली रह गया, यानी जब भी कोई भी रडुआ रह गया, ऐसे भी पढ़ सकते हो आप, जिसकी शादी ना हो, चारों की 4 शादी हो गई, 5वां बेचारा खाली रह गया, तो वो फलन कैसे है, ऑन टू नहीं कहलाएगा। और यहाँ पर 4 व्यक्ति आए, चारों शादी करके चले गए एक एक से, 1 by 1 से, तो ये फलन कैसा हो गया, यहाँ पे एक एक ही हो गया, यानी इस एक का एक से ही संबंध हो गया। क्लियर है, समझ में आया, ओके राइट। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो किसी फलन f सच दैट x, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप डेफिनेशन देना चाहो तो किसी फलन f सच दैट x से y पर, इसकी मैपिंग कहाँ जा रही है, सच दैट मतलब विशेषता बता रहा, फलन कहाँ है, x से y पर मैपिंग जा रही है, समझो, को एक ही फलन कहते हैं। अभी जो लिखा था उसी को लिख देना। यदि डोमेन यानी प्रांत x का प्रत्येक अवयव यानी कोडोमेन यानी सह प्रांत, यानी बाई के सह प्रांत यानी बाई के प्रत्येक अलग अलग अवयव के साथ प्रतिबिंब बनाता हो, राइट, ऐसे लिख सकते हो आप। क्लियर है। उसी प्रकार से अगर मैं इसकी बात करूं, सिंपल सी परिभाषा कह रहा हूं, यानी x के 2 अवयव ऐसे भी लिख सकते हो, अर्थात x के 2 अवयव y के, ऐसे कह सकते हैं, x का प्रत्येक अवयव y के, सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, चलो कोई नहीं, ठीक है, क्लियर है। यहां समझ दो x का y के एक एक अवयव के साथ संबंधित हो, राइट। अब यहां पर समझो, रफ कर दूं ये, चलो, किसी फलन f को आच्छादक कहते हैं यदि x y का प्रत्येक अवयव f में x के किसी ना किसी अवयव के का प्रतिबिंब हो। ऐसे कह सकते हैं हम यहाँ पे, किसी फलन
एफ को अच्छादक कहेंगे या कहते हैं यदि सह प्रांत यानी बाई के या बाई का प्रत्येक अवयव यानी एक्स यानी आप ये कह सकते हो अवयव एक्स के यानी प्रांत एक्स के यानी प्रांत के प्रत्येक अवयव के साथ नहीं किसी ना किसी प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। यानी सह प्रांत बाई का प्रत्येक अवयव एक्स प्रांत के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होना ही चाहिए, तभी क्या कहलाएगा, वो ऑन्टो यानी अच्छादक फलन कहलाएगा। क्लियर है, समझ में आया? एंड नाउ आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा इंग्लिश में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो आप इंग्लिश में, आ फंक्शन एफ यहाँ पे आ फंक्शन एफ एक्स से कहाँ जा रही है, मैपिंग बाई पे जा रही है, मैपिंग एक्स से बाई पे जा रही है। आ फंक्शन एफ एक्स सच दैट एक्स टेंड टू वाई इज सेट टू बी a onto function if every element of y या every element of y is the image of some element of x under the f। ऐसे कह सकते हो, a function is said to be a onto function if every element of y is the image of some element of x is such that ऐसे कह सकते हैं of x under f, ऐसे कह सकते हो अंडर एफ। सही है, क्लियर है ना? रफ करते हैं, आगे चलते हैं। इसमें यहीं पर एक चार्ट बनाते हैं, यहाँ पे एक चीज बोलते हैं, दोनों में वर्किंग जानना है, हमें वर्किंग कैसे करनी है, कि ऐसे फाइंड आउट करना हो ये ऑन टू है, ये कैसा है, 1-1 है। 1-1 और ऑन टू की परिभाषा अगर आपको समझनी हो यानी वर्किंग समझना हो तो वर्किंग दोनों की क्या है ये समझनी है हमें, वर्किंग रूल्स है ना। तो वर्किंग रूल्स आप समझ लेना मेरे साथ यहाँ पे, है ना। यदि आप कहते हो फाइंड fx1 बराबर fx2 लेना है और कोई एलिमेंट आपके x1 x2 हैं, सिंपल से समझाऊंगा कि फाइंड ये समझना कि आपको कोई x1 और x2 दो एलिमेंट है, आपको किसी सेट से लिया है, तो f अगर x1 लेकर चलोगे आप और fx2 बराबर लेकर चलोगे तो आपका आना क्या चाहिए बेटा, आपका आना चाहिए क्या, x1 बराबर x2। आप कोई दो एलिमेंट लोगे किसी सेट A के और x1 बराबर x2 आ रहा है तो फंक्शन कैसा रहेगा आपका, 1-1 रहेगा। कैसा रहेगा, 1-1। और यहाँ पर जो लेकर चलोगे आप, यहाँ पर रखोगे fx बराबर बाई, क्या रखोगे बाई, वर्किंग के लिए fx बराबर y रख के चलोगे, क्या रख के चलोगे बाई, fx बराबर y रख के चलोगे और यहाँ पर कोई फंक्शन आ जाएगा y बराबर gx कोई अनदर फंक्शन होगा जो कि x के टर्म में होगा, किसके टर्म में होगा, x के टर्म में, यानी ऐसे कुछ रख के चलोगे और यहाँ पर हम फिर फाइंड आउट करेंगे, राइट। ये दोनों रूल्स है कि जब भी आपको 1-1 चेक कराना है तो x1 बराबर x2 लेके चलोगे किसी फंक्शन सेट A के दो एलिमेंट और वहाँ ज्ञात करोगे, क्या फाइंड आउट करोगे, fx1 और fx2 ज्ञात करोगे और x1 बराबर x2 आ जाना चाहिए। अगर fx1 बराबर fx2 ज्ञात कर आप दोनों को बराबर रख रहे हो तो x1 बराबर x2 ही आना चाहिए, तभी फंक्शन कैसे कहलाएगा, 1-1 कहलाएगा। और यहाँ पे ऑन टू यानी अच्छा था कब कहलाएगा कि fx बराबर बाई रख के चलो, यानी बाई बराबर कितना चाहिए, gx आना चाहिए। अब यहाँ पर कोई भी x का मान डालेंगे तो y का कोई ना कोई मान मिलना चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल यही तो कहा हमने
कि डोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसमें रखने पर बाई की कोई इमेज ना बने। समझ रहे हो ना? क्लियर है ना? चलिए अब चलते हम सीधा, अब इन चीज़ों को समझते हम क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन उठाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और उससे आप अच्छी तरीके से समझोगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ये रफ कर दूं मैं आपको। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई रह भी जाता है तो आप कमेंट करो निश्चिंत। केवल और केवल क्या करना है, ध्यान सब उठा के पढ़ाई पे लगाना है बस, बाकी सब चीज़ आसान हो जाएंगे। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर से आर पर कोई फंक्शन जा रहा है और डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर 1/x इज अ 1 1 एंड ऑन टू where R is the set of all non-zero real number is the real true if the domains R is replaced by n with the codomain begin same as R। ये कह रहा है कि मैं आपको एक फलन दे रहा हूँ, इसकी भाषा समझो। ये क्या कह रहा है बेटा, आपको गिवन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपको गिवन कर रहा है बेटा, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको गिवन कर रहा है। ये कह रहा है कि मैं आपको एक फलन दे रहा हूँ जिसकी मैपिंग कहाँ से जा रही है बेटा, आपकी मैपिंग जा रही है बेटा आर से आर पर। यानी सर आप लोग, वो जो आपका डोमेन है यानी प्रांत है वो भी क्या है सर, वो भी है आपका वास्तविक संख्या। और आर का मतलब आप जानते हो है ना, कोडोमेन जो है सर यानी जो सह प्रांत है सर वो भी क्या है सर आपका, वो भी वास्तविक संख्या है। तो आपको इस पर जब आपको लेना भी किससे, वास्तविक संख्या से, और मिलनी भी क्या चाहिए, वास्तविक संख्या चाहिए। यानी जो नंबर आप डालोगे वो भी वास्तविक संख्या होनी चाहिए। और आपको जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है, गिवन जो फलन है बेटा आपको एफ एक्स बराबर 1/x दिया हुआ, राइट, ये दिया हुआ है। अब मुझे 1 1 और ऑन टू ज्ञात करना है। क्या करना है बेटा, 1 1 ऑन टू ज्ञात करना है। यानी सर इसने ये कहा है कि नॉन जीरो यानी x1 और x2 क्या नहीं हो सकते, आपके शून्य नहीं हो सकते। x1 और x2 क्या नहीं हो सकते बेटा, शून्य नहीं हो सकते। यानी सर हम यहाँ कह सकते हैं कि x1 इज नॉट इक्वल टू 0 भाई, यानी कोई भी एलिमेंट लोगे यानी इनके प्रांत में केवल 0 नहीं है, ना तो इसमें 0 है और ना ही इसमें 0 को निकाल दो आप, 0 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते सर, वाई, ऐसा कौन सी चीज़ है जो आप 0 नहीं रख सकते हो, बताइए। ऐसी कौन सी चीज़ है जो 0 नहीं रख सकते हो आप, ऐसी कौन सी चीज़ है ऐसे 0 नहीं रख सकते हो आप, समझ लो। 0 इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे आप 0 रख दोगे x बराबर, तो यहाँ x बराबर 0 रख दो तो 1/0 कितना होता है, नॉट डिफाइन, नॉट डिटरमाइन, मतलब डिटरमाइन भी नहीं कर सकते। 1/0 मतलब होता है इन्फिनाइट, और इन्फिनाइट एक ऐसा नंबर है जिसको कभी ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इसलिए यहाँ पर 0 नहीं रख सकते, 0 को उठाकर कुछ भी रख सकते हो आप। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि x1 इज नॉट इक्वल टू 0 और x2 इज नॉट इक्वल टू 0, बट x1 और x2 इज बिलोंग्स टू कहाँ बेटा, R। मैंने यही तो कहा था, अगर मुझे 1 1 दिखाना है, क्या दिखाना है बेटा, 1 1 दिखाना है। पहली कंडीशन क्या है, ये मेरे को गिवन है, सही है, ये मेरे को गिवन है। मैंने क्या कहा था, अगर आपको 1 1 दिखाना है, क्या दिखाना है बेटा, 1 1 फंक्शन दिखाना है। तो वर्किंग रूल मैंने अभी समझाया था आपको, वर्किंग रूल मैंने अभी समझाया था। क्या करोगे बेटा, fx1 बराबर रख के चलोगे। मैंने क्या कहा था, x1 और x2 अगर आप ले रहे हो किसी प्रांत से लोगे, तो मैंने मान लिया, माना, लेट, मैं ये भी कह सकता हूँ लो, लेट, माना, मान लिए मैंने दो एलिमेंट x1 x2 बिलोंग्स टू कहाँ बेटा, R। कहाँ से माने बेटा मैंने, लेट x1 x2 इज बिलोंग्स टू R। कहाँ से, प्रांत से। क्या है बेटा, ये आपका प्रांत है, सह प्रांत नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना, प्रांत से लिए, क्लियर है। अब मैं क्या करके चलूंगा बेटा, fx1 बराबर क्या है बेटा, आपका fx2, राइट। यही बोला था मैंने वर्किंग रूल में कि जब आप x1 और x2 दो एलिमेंट मान लोगे तो fx1 बराबर निकालोगे। सर मेरे यहाँ देखो, यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ x1 कर दूंगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, x1 कर दूंगा। यानी मैं x को रिप्लेस कर दूंगा किससे बेटा, x1 से। अगर मैं x को fx बराबर मुझे दिया हुआ है, fx में मैं x को रिप्लेस कर दूँ बेटा किससे, रिप्लेस मतलब उसके स्थान पर रख दूँ क्या बेटा, x1। तो आपको पता है क्या मिल जाएगा आपको, fx1 बराबर कितना मिल जाएगा, यहाँ x था तो यहाँ भी x है, और यहाँ x1 हो जाएगा तो यहाँ भी क्या होगा, x1 हो जाएगा, राइट।
क्लियर है, यहाँ x है तो वहाँ भी x1 हो जाएगा, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा f(x1) बराबर कितना होगा f(x2)। अब f(x2) कैसे आया, ऐसे हम यहाँ x को x2 से रिप्लेस कर देंगे। जब x1 की वैल्यू 1/x1 आ रही है तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/x2 आएगी। सर सिंपल बात है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ कैंची गुणा करो, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, दाएं से बाएं। कैंची गुणा जानते हो नहीं जानते हो, बिल्कुल 2 की क्लास में आ जाओ। यहाँ पे 1 का गुणा x2 से करेंगे ना x2, x1 का गुणा किससे आएगा x1 से, ठीक है, 1 का गुणा किया। तो मैंने यही तो कहा था सर f(x1) बराबर किसकी होना चाहिए, f(x2) है तो वैल्यू किसकी आनी चाहिए, x1 बराबर x2 आना चाहिए। ऐसा ही क्यों हो रहा है सर, अगर f(x1) बराबर f(x2) रख के चल रहे हैं तो x1 बराबर x2 क्यों आ रहा है सर, बात को समझो। मैंने क्या कहा, बन मैंने क्या कहा था, बन मैंने ये कहा है कि x1 और x2 दोनों कैसे, f(x2) दोनों कैसे एक ही हैं, दोनों बराबर हैं। यानी दोनों की मैपिंग कैसी मिल रही है सर, सेम मिल रही है। यानी मैंने को 2 और 3 नंबर लिए और f2 की वैल्यू और f3 की वैल्यू मैपिंग कितनी मिल रही है दोनों की, यानी दोनों की मैपिंग ही तो मिल रही है। यहाँ पर डालने के बाद दोनों का नंबर ही तो मिल रहा है, यानी f(x1) बराबर f(x2) मिल रहा है, दोनों की मैपिंग बराबर एक ही मिल रही है, यानी 5 ही मिल रही है। यही तो करके चल रहा हूँ मैं, दोनों को बराबर रख रहा हूँ, यानी f2 और f3 दोनों को बराबर रख रहा हूँ मैं, मान के चल रहा हूँ दोनों की 5 मिल रही है, यानी दोनों बराबर है। तो बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, अगर बनमन है, प्रूफ करना है बनमन है, तो यानी ये कह सकते हैं 2 एलिमेंटों की मैपिंग एक ही हो सकती है, यानी 2 और 3 की जो आपका मैपिंग यानी प्रतिबिंब है वो 5 हो सकता है, नहीं 2 और 3 दोनों अलग अलग नंबर नहीं हो सकते। अगर बनमन है तो 2 और 3 क्या होंगे, दोनों एक ही होंगे। यानी ये भी जो वैल्यू है किसकी है, 2 की है, ये भी किसकी वैल्यू है 2 की, दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 ही आ जाएगी, कि 2 2 की दोनों की 5 आएगी। यानी अगर दोनों की मैपिंग यानी दोनों का प्रतिबिंब दोनों का सेम आ रहा है तो वो एलिमेंट भी कैसे होने चाहिए, सेम ही होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, सेम ही होने चाहिए। जब तब मैंने ये कहा था कि f(x1) बराबर f(x2) बराबर क्या आना चाहिए, अगर f(x1) बराबर f(x2) है तो x1 बराबर x2 आना चाहिए। अगर इज नॉट इक्वल टू है तो मैं कह सकता हूँ x2 इज नॉट इक्वल टू x1। क्लियर है ना, कोई समस्या किसी प्रकार की, समझ पा रहे हो ना, मैं समझा रहा हूँ, मैं कोई रटने वाली बात नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे चीज़ों को देखा जाता है और कैसे किया जाता है। यानी सर अगर ये दोनों एलिमेंट अगर एक ही है तभी तो मैपिंग ये आ सकती है। अगर बनमन है 2 की 5 आएगी, वो 3 की 5 थोड़ी ना आ सकती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दोनों की f(x1) बराबर f(x2) का मतलब क्या हुआ कि मैं x1 डाल रहा हूँ और मुझे मैपिंग आंसर कितना मिला, 1/x1 मिल रहा है। मैं x2 डाल रहा हूँ, 1/x2 मिल रहा है। अर्थात क्यों मिल रहा है, दोनों बराबर क्यों मिल रहा है, क्योंकि x1 बराबर x2 दोनों सेम ही है, कोई अलग नहीं है। इसलिए कह देंगे कि अतः फलन एक एक ही है। समझ लो, बस एक ही की है, बस सिंपल सी है, बस समझना, थ्योरेटिकल समझना है आपको। अब यहां पे मैं बात करता हूं किसकी बेटा, मैं बात करता हूं ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू की बात करेंगे तो मैंने अभी वर्किंग रूल बताया था आपको, लेट कि f(x) बराबर क्या मानूंगा मैं, y मानूंगा। और f(x) की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है, बताना, सच बताना। f(x) की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/x दे रखी है, यानी 1/x रख दूंगा यहाँ पे, यानी y बराबर कितना आ गया, 1/x। तो y बराबर कितना आ गया बेटा, 1/x। अब मैं उल्टा करूँगा भाई, मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो y बराबर आपको पता है कितना आ रहा है यहाँ पे, 1/x। यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि f(x) बराबर y था, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू रखी, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखो आप, जो भी आप वैल्यू रखना चाहो, या मैंने ये कहा था ये मेरे पास फंक्शन बन के आ गया यहाँ पे, समझ रहे हो। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मैंने लिखा भैया x बराबर 1/y भी लिख सकता हूँ, राइट, लिख सकता नहीं लिख सकता हूँ, दोनों कंडीशनों में लिख सकता हूँ। और आप ये बताइए मुझे कि अगर मैंने इसको 1/y लिखा है, मैंने इसको 1/y में लिखा है, मेरी बात समझना यहाँ पे, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/y भी लिख सकता हूँ, हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि x को यहाँ ले जाऊँगा, y को यहाँ ले जाऊँगा, रिप्लेस होकर ये आ जाएगी, राइट। अगर मेरे को लगा तो क्या 1/y इसके सहप्रांत में मिलेगी या नहीं मिलेगी, हाँ या ना, सहप्रांत का अवयव है या नहीं है। या मैंने ये भी कहूँ कि मैं यहाँ y का मान रख दूंगा, y तो आपको पता है y जो है वो सहप्रांत का अवयव है, लेकिन जो x है वो प्रांत का अवयव है, आपको पता है, हाँ या ना, बिल्कुल। ये भी क्या है बेटा, ये भी r है। अब मुझे ये बताइए कोई भी नंबर आप r का रखो, r का नंबर कोई भी रखो, यानी 1 2 3 4 कुछ भी रखो, क्या ये इसमें मिलेगा नहीं मिलेगा, x मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्यों मिलेगा, जैसे कि मान लो आपने लिया 3, आपने लिया सहप्रांत का अवयव लिया 3,
क्या 3 जो है मैंने लिया किसके बराबर, बाई बराबर, यानी एक्चुअली में कितना हो गया 1/3, 1/3 एक्स बराबर 1/3। क्या एक्स बराबर 1/3 प्रांत का भी अब होगा नहीं होगा, आप कहोगे बिल्कुल होगा। मैंने कहा सर बाई बराबर मैंने लिया कितना भाई √2, √2 मतलब 1/√2, एक्स बराबर कितना हो गया बेटा 1/√2, क्योंकि बाई के यहाँ रखोगे। बात समझ पा रहे हो, मेरा कहने का मतलब क्या है, क्योंकि ये भी वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या है, और तुम्हें पता है जितने भी सारे नंबर होते हैं केवल नेगेटिव नंबरों को छोड़कर, रूट में जो नेगेटिव नंबर होते हैं उनको छोड़कर सभी नंबर कैसे होते हैं, आपके वास्तविक संख्या होती है। सभी नंबर वास्तविक संख्या होती है नहीं होती है, यानी आप सह प्रांत का कोई भी नंबर हो, चाहे रूट में आए, चाहे अपॉन में आए, चाहे पर में आए, चाहे अपर में आए, वो सभी कैसे होंगे, वास्तविक संख्या होंगे नहीं होंगे। जब सभी वास्तविक संख्या होंगे तो बाई बराबर केवल 0 नहीं रखोगे, 0 के लिए तो उसने पहले ही मना कर दिया कि 0 नहीं मिलेगा आपको वास्तविक संख्या, बाकी तो सब मिलेंगे ना, 1/0 मतलब इन्फिनिटी नहीं मिलेगा, बाकी सब मिलेंगे ना। बाकी आप बाई का कोई भी मान यहाँ पे डालो, कोई भी रखो तो वो x का मान मिलेगा नहीं मिलेगा। यानी हम ये कह सकते हैं बाई के प्रत्येक अवयव का कोई ना कोई प्रतिबिंब किसमें x के अवयव के साथ है या नहीं है। जैसे 3 का किसके साथ होगा 1/3 के साथ होगा, √2 का किसके साथ होगा 1/√2 के साथ होगा, 5 का कितने के साथ होगा 1/5 के साथ होगा, 6 का किसके साथ होगा 1/6 के साथ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कह देंगे यहाँ पे अतः फलन कैसा है बेटा, आच्छादक है, राइट। फलन कैसा है बेटा आपको, आच्छादक है। क्लियर हुआ। अब वो कह रहा है कि ऐसा करो, अब मैं थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ, देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं अब इसके हिसाब से। ये क्लियर है, पहला पार्ट समझ में आया इसका। नंबर दूसरा पार्ट, अब इसने क्या कहा है बेटा, इसने कहा है कि भाई अब फंक्शन को चेंज कर दो। अब इसने क्या कहा है दूसरे पार्ट में, इसने कहा है भाई ऐसा करो, इसके प्रांत को चेंज कर दो। प्रांत को क्या करना है इसका, इसको क्या बनाना है हमें, n बनाना। कितना बनाना, n, यानी वास्तविक संख्या यानी प्राकृतिक संख्या को रिप्लेस कर देना है। वास्तविक संख्या को रिप्लेस कर देना किससे बेटा, प्राकृतिक संख्या से, हाँ या ना, n से रिप्लेस कर दिया, राइट। क्लियर है, मैंने n से रिप्लेस कर दिया, राइट। अब n से रिप्लेस कर दिया तो फंक्शन तो वही दे रखा है, f(x) बराबर 1/x गिवन है, राइट। अगर मुझे 1/1 दिखाना है, 1/1 दिखाना है, लो साहब 1/1 दिखाएंगे। 1/1 के लिए कंडीशन क्या है बेटा, आपको पता है 1/1 फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है कि मैंने मान लो x1, x2 दो एलिमेंट लिए किससे बेटा, आपके n प्रांत से। प्रांत ये है, अब प्रांत से ही लूंगा ना, मैं मांगूंगा किससे, प्रांत से। x1 और x2 को किससे मांगू, प्रांत से। तो मुझे वर्किंग रूल क्या है कि f(x1) बराबर f(x2) दिखाना है, राइट। तो मैं यहाँ x1 की वैल्यू x की, यहाँ x है तो यहाँ x, यहाँ x1 होगा तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 1/x1 हो जाएगा। यहाँ x2 है तो यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ x2 हो जाएगा तो यहाँ भी x2 हो जाएगा। तो यहाँ 1/x2 की वैल्यू निकल के जाएगी। यानी मैं ये कह सकता हूँ जब x को रिप्लेस कर दोगे x1 से तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/x1, राइट। यहाँ x2 से रिप्लेस कर दोगे तो कितना आ जाएगी 1/x2, यानी f(x1) की और f(x2) की वैल्यू कितनी है 1/x1 और बराबर 1/x2। यानी यहाँ पे कितना आ गया x1 बराबर x2, राइट। तो इसका मतलब क्या हो, दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या है, अतः फलन एक ही है, राइट। फलन कैसा, एक ही है। क्लियर है ना। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ बात करता हूँ किसकी, अब मैं यहाँ पे इसको ऑन टू के लिए बात करता हूँ। किसके लिए बात करता हूँ बेटा, ऑन टू के लिए। बात समझना, ऑन टू के लिए बात करता हूँ। ऑन टू फंक्शन देखना है मुझे, राइट। ऑन टू फंक्शन मुझे देखना है और ऑन टू फंक्शन की मुझे यहाँ बात करनी है, यानी आच्छादक फलन की मुझे बात करनी है। तो मुझे ये बताओ, वही है मैंने क्या कहा, लेट f(x) बराबर बाई, राइट। तो f(x) की वैल्यू कितनी है 1/x, तो बाई, तो बाई बराबर कितना आ गया बेटा आपका, वो x बराबर कितना आ गया बेटा, x बराबर आ जाएगा 1/y, और 1/, आ गई किसकी वैल्यू है, वास्तविक संख्या की, यानी सह प्रांत का अवयव है। बाई किसका अवयव है बेटा, आपका सह प्रांत का अवयव है, राइट। और x किसका अवयव है बेटा, प्रांत। प्रांत क्या है बेटा आपका, ध्यान से समझना, प्रांत क्या है बेटा आपका n, यानी प्राकृतिक संख्या n है। जो आपका x जो है प्रांत यानी प्राकृतिक संख्या, राइट। आप x इसका अवयव है, राइट। बात समझना यहाँ पे। अब मैं समझ आ रहा हूँ, मेरी बात समझना। इसका मतलब क्या कि इसमें कैसे नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अभी होंगे।
और यहाँ पे कैसे भी होंगे भाई, यहाँ पे तो हर एक तरीके नंबर होगा, 0 +-1 +-2 इस तरीके से, या रूट वाले, √2 √3 √5 इस तरीके से सभी नंबर होंगे, या 1/2 3/2 सभी नंबर कैसे होंगे, ये परमेय अपरमेय सभी तरह के नंबर कैसे होते हैं, आपके वास्तविक संख्या होती है, राइट। अब मानो मेरी बात सुनना है। यहाँ पे आप यहाँ परमेय संख्या रखते हो, आप कहोगे सर मैं y बराबर रख रहा हूँ कितना 1/3, y बराबर 1/3 रखूँगा तो x बराबर कितना आएगा, y बराबर 1/3 तो 3 जाएगा घूम के कहाँ यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो x क्या इसमें मिल रहा है, x बराबर 3 इसमें है प्रांत में, तो आप कहोगे सर है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आप जितनी भी परिमेय संख्या रखो, हर एक परिमेय संख्या का कोई ना कोई यहाँ पे प्राकृतिक संख्या में उपस्थित कोई ना कोई प्रतिबिंब होगा ही होगा। लेकिन हमें तो सभी अवयवों के लिए देखना है, लो भैया हम तो एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं कि यहाँ पे मान लो कि मैंने रखा 1/√2 y बराबर में ले लिया कितना बेटा √2, तो यहाँ कितना हो जाएगा y की वैल्यू कितनी है √2, तो क्या √2 ये किसके एलिमेंट हो गया x, क्या 1/√2 इसके प्राकृतिक संख्याओं के सेट में होगा, 1/√2 प्राकृतिक संख्या के सेट में होगा, 1/√3 क्या प्राकृतिक संख्या के सेट में होगा, नहीं होगा ना। क्या मैं 2 रखूँ, मान लो y बराबर में रखा 3, y बराबर 3 रखूंगा तो x बराबर कितना आएगा बेटा 1/3 आएगा, क्या 1/3 भी इसके प्राकृतिक संख्या के सेट में होगा, नहीं होगा। यानी आप तो एक नंबर की बात कर रहे थे, ऐसे तो सह प्रांत में बहुत सारे अवयव हैं जिनका कोई भी प्री इमेज किसके साथ नहीं है, x के किसी अवयव यानी प्रांत के किसी अवयव के साथ नहीं है, तो इसका मतलब क्या देंगे, अर्थात ये फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू होगा, नहीं होगा ना। बात समझ पा रहे हो ना, खेल समझ रहे हो ना, क्या खेल है, सब मजाक सा खेल है। बस समझो कि भाई मैं सह प्रांत का कोई भी अवयव ऐसा ढूंढ लूंगा जिसका, मैंने क्या कहा था, यहाँ पे कोई भी रडुआ नहीं रहना चाहिए, यहाँ तो बहुत सारे रडुआ रह रहे हैं, जैसे 2 है 3 है √5 है √3 है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी शादी ना हुई हो, सबकी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो रह रहे हैं ना, यहाँ पे तो नहीं हो रही ना, यहाँ पे तो भाई 1/√2 की नहीं हो रही, √2 के कोई ना कोई √2 की प्री इमेज की क्या मिलनी चाहिए थी, 1/√2 मिलनी चाहिए, जो कि है प्रांत में नहीं होगी, क्योंकि तो वो तो प्राकृतिक संख्या का सेट है। आपने बोला 3, यहाँ पे 1/3 है तो 1/3 इसमें होना चाहिए, तो है नहीं है ना, तो ऐसे बहुत सारे नंबर मिलने। अतः ये कह देंगे कि भैया ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि y के प्रत्येक अवयव का प्री इमेज x के प्रत्येक अवयव के साथ नहीं है, इसलिए फंक्शन कैसा होगा, अतः फलन अच्छादक नहीं है। राइट, क्लियर है, समझ में आया, क्लियर है ना। ऐसे कह सकते हम कि दिस इज नॉट इक्वल टू x इज नॉट इक्वल टू, यानी 1/y इज नॉट इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ऐसे भी यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं x इज नॉट इक्वल टू 1/y, यानी इज नॉट इक्वल टू x, और x कहाँ नहीं बिलोंग करेगा, या ऐसे लिख सकते हैं हम, ऐसे रहने दो, इज नॉट इक्वल टू, ये नेचुरल नंबर का सेट है x इज, समझ रहे हो, ऐसे भी लिख के दर्शा सकते हो। क्लियर है, जो भी है आप समझ रहे हो, क्लियर है।